भाई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा सा अच्छा सा लेना पड़ेगा। सर एमसीक्यू से बहुत डर लगता है, एमसीक्यू में समझ ही नहीं आता। सर एग्जाम में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ग्रिप नहीं आ रही है, डर बहुत लगता है। तो ये जो सारी चीजें, इनका सॉल्यूशन क्या है? तो यार इतने सारे प्रॉब्लम है तो इन कुछ अच्छा सा इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये 4 स्टेप्स फॉलो करो, आप एमसीक्यू के मास्टर बनोगे, मतलब बनोगे, टेंशन जाएगा ही जाएगा। उतने क्वेश्चंस देखो, चैप्टर के सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो बीच में हमारे फंसे हुए हैं, जिनके लिए कोई चैनल नहीं है गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो कैसे हैं हमारे 12th बोर्ड वाले बच्चे? तो हमारे जो 12th गुजरात बोर्ड वाले बच्चे, उनके लिए अभी इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा टेंशन जो है वो है एमसीक्यू। एंड बच्चों, आपका यही एमसीक्यू का टेंशन खत्म करने के लिए आज मैं आया हूं। क्या क्या स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो भाई साहब आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स होते, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ाते, इतनी बार ऑफलाइन वाले बच्चों से मिलते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चों के कमेंट्स आते हैं, तो यार हमको पता है कि इस टाइम पर अक्सर एवरी ईयर बच्चों को यही प्रॉब्लम आता है कि सर एमसीक्यू में बहुत टेंशन है, ये है ये। तो सबसे पहले आपके क्या सारे प्रॉब्लम्स है वो देखेंगे, इसके बाद इनका क्या मस्त तगड़ा वाला सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ताकि हमारे बच्चे एमसीक्यू में थोड़े स्ट्रांग बन पाए। सबसे पहले आपके कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, क्योंकि फिर किस पार्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले दिस आर योर प्रॉब्लम्स। सर ये एमसीक्यू से बहुत डर लगता है, एग्जाम में लॉजिक ही याद नहीं आता, एमसीक्यू में ग्रिप नहीं आ रही है, सर पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मेरे पास कोई अच्छा ट्यूशन या कोचिंग या कोई अच्छे टीचर्स नहीं है, सर पेपर इस बार इजी रहेगा, टफ रहेगा, सर कोई मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू है? तो ये मैंने कुछ इन जनरल आपके या ऑफलाइन वाले बच्चे के या यूट्यूब कमेंट से या ऑनलाइन बैचेस के कमेंट के, जो भी बच्चे सभी से मिलकर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस निकाले कि सर एमसीक्यू से बहुत डर लगता है। सबसे पहले तो कुछ ये क्वेश्चंस देखते हैं कि भाई साहब ये चीजें ऐसी होती क्यों है आपके साथ, एमसीक्यू से बहुत डर लगता है, एग्जाम में लॉजिक ही नहीं आता। बच्चे अक्सर आप प्रैक्टिस करते हो घर पे, 1 बार 2 बार या आपके स्कूल या कोचिंग में कहीं पर भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, लेकिन एक दिन पहले की बात है, आज जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं इसके एक दिन पहले ही जब मैंने बच्चों को मार्क्स दिए थे, तभी बच्चों ने मुझे बताया था कि सर एमसीक्यू से बहुत डर लगता है, एमसीक्यू में समझ ही नहीं आता, सर एग्जाम में जाकर सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब सर घर पे सब कुछ सॉल्व करते हैं लेकिन एग्जाम में जाकर अभी क्या करना, मतलब सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा लेकिन स्टार्ट कहां से करना है, इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, या तो भाई ऑर्गेनिक है तो कौन सा लॉजिक यूज करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद जो 4 ऑप्शन दिए ना, 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना होता है। समझ रहे हो? मतलब ये समझ लो फिजिकल केमिस्ट्री है या तो आपका प्योर फिजिक्स सब्जेक्ट है, वहां पर क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया है वो डेटा के बेस पर आपको एक फॉर्मूला आपके दिमाग में सोचते हो, फॉर्मूला में जो भी सारे डेटास दिए वो डेटास को पुट करते हो, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हो, इसके बाद जो आंसर आता है उसके बाद आप 4 ऑप्शंस देखते हो कि इनमें से कौन सा आंसर मैच कर रहा है, राइट। और हमारे केमिस्ट्री में मेजॉरिटी पोर्शन ऐसा है कि आपको क्वेश्चन देखना है, इसके बाद 4 ऑप्शन देखने और फिर वहां पर सिलेक्ट करना है। और अक्सर हमें प्रॉब्लम सिलेक्शन में ही होता है, जब 4 ऑप्शन दिए कि भाई ये 4 ऑप्शन इनमें से आप सिलेक्ट करो, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ सही लगता है, या तो लॉजिक ही समझ नहीं आता कि किस लॉजिक के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये फिर इसके बाद सर प्रैक्टिस करते हैं, ग्रिप नहीं आ रही है, सर हमने 50, 60, 70, 100, 200 क्वेश्चन किए, कुछ बुक्स में 300, 400, 500 ऐसी बुक्स में जानता हूं पर चैप्टर 700 क्वेश्चन दिए हैं। तो सर इतने सारे क्वेश्चन करना जरूरी है, मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मैं क्या करूं, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर ये ट्यूशन, पेपर, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू सब कुछ है। तो यार इतने सारे प्रॉब्लम्स है तो इन कुछ अच्छा सा इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। भाई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सॉल्यूशन भी थोड़ा लंबा सा अच्छा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऊपर से जल्दी ये करो ये करो ये करो ये करो, तो मैं माइंड में टारगेट लेकर नहीं बैठा हूं कि मुझे इस वीडियो को सिर्फ 5 या 10 या 15 मिनट में खत्म करना है। मैं एक टारगेट लेकर बैठा हूं कि जो मेरी ऑडियंस है या जो मेरे बच्चे हैं जो इस चैनल के साथ कनेक्टेड है, मेरे साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह से, तो उन बच्चों की मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरा फोकस अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर जल्दी जल्दी सॉल्यूशन बता दो, जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं, क्योंकि हर बच्चे का प्रॉब्लम कुछ अलग अलग टाइप का हो सकता है। शायद आपका ये प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि भाई साहब ये पहला या दूसरा आपका प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है, लेकिन सबका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम समझते जाएंगे। सबसे पहले
कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे इसमें कि सर एमसीक्यू का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, कुछ बच्चों को एमसीक्यू का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हमारे गुजरात बोर्ड की एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं बच्चों। तो हमारा बोर्ड एग्जाम ऐसा है 50 मार्क्स एमसीक्यू, 50 मार्क्स थियरी। फिर अगर आप गुजसेट एग्जाम देने वाले हो जो इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है गुजरात में, तो 40 मार्क्स के एमसीक्यू रहते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपकी जो दिस प्लस दिस ओवरऑल 140 मार्क्स की एग्जाम हुई, 100 मार्क्स बोर्ड, 40 मार्क्स गुजसेट पर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो आउट ऑफ दैट 140 सिर्फ 90 मार्क्स तो एमसीक्यू के ही है एंड सिर्फ 50 मार्क्स थियरी की है। सही है? हां, पता तो है लेकिन इस तरह से पता नहीं था। अभी नेक्स्ट अभी 1-2 मिनट में आपके दिमाग के बहुत सारे सेल्स में ओपन करने वाला हूं, देखिएगा। अब एक आप खुद को चेक करिए कि जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो रहा है, या वो सिंगल चैप्टर का टेस्ट या 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का, 4 चैप्टर का, जो भी एग्जाम होने वाला, मुझे तो पता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं हर साल बच्चों को यही समझाता हूं। आप खुद का चेक करिएगा कि आपका कोई एक चैप्टर का टेस्ट या 4 या 2 कितने भी चैप्टर का टेस्ट है, आप एमसीक्यू एंड थियरी दोनों आपको पढ़ना है। आपको पता है, अगर आप बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो भी ऑफलाइन कोचिंग स्कूल में टेस्ट होने वाला है, वहां पर जनरली 50% वेटेज रहता है। आपका 50 मार्क्स का पेपर हुआ तो 25 मार्क्स एमसीक्यू, 25 मार्क्स थियरी। तो आपको मालूम तो है कि मुझे दोनों पढ़ना है, दोनों मेरे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ऑलवेज पढ़ना पहले स्टार्ट क्या करते हैं, थियरी। और आपके पास जो भी टाइम है, आपकी जो भी कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी है एंड टाइम की कैपेसिटी, 3 कैपेसिटी होती है स्टूडेंट की। तो तीनों कैपेसिटी में आप मैक्सिमम टाइम आप किसको देते हैं, थियरी पार्ट को ही। मतलब कि अगर समझ लो कि आप 5 घंटे पढ़ रहे हो तो उनमें से 4 घंटे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हो गए 5 घंटे सिर्फ थियरी पढ़ते, एमसीक्यू रिस्क पर ही चलाते कि भाई देख लेंगे, वहां पर जाकर जो भी होगा वो फोड़ लेंगे, जो भी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो 3-4 घंटे थियरी पढ़ेंगे, फिर ऊपर से जल्दी जल्दी 1 घंटे में जितना भी हुआ ऊपर से एमसीक्यू देख लेते। आप ये समझते हो कि थियरी कर लेंगे तो एमसीक्यू, भाई थियरी अलग चीज है, एमसीक्यू अलग चीज है। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैंने थियरी परफेक्टली कंप्लीट सब कुछ रट्टा मार लिया तो मैं एमसीक्यू कर लूंगा। हां, कॉन्सेप्ट लेवल चाहिए, थियरी तो आपको पढ़ना ही है, कॉन्सेप्ट लेवल चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक, कौन सा फॉर्मूला, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मतलब वो पूरा अलग ही चीज है। समझ रहे हो? तो पूरा अलग वाला पार्ट है। तो ऐसा नहीं है कि, तो आप जनरली मिस्टेक ये करते हो कि हम मेजॉरिटी टाइम इसी चीज के लिए देते हैं। आपको भी एहसास भी होगा कि हाँ मैं यही करता हूं। तो ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, मैंने, आप तो मेरे साथ शायद मे भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन या यूट्यूब से कनेक्टेड है, जो ऑफलाइन बच्चे मेरे साथ काफी, इससे आप जो भी ऑनलाइन कोर्स है, जो भी, इससे बहुत ज्यादा फीस पे कर ऑफलाइन मेरे सामने बैठे, जिसकी मेरे पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फीस पे करते, तो उनको तो मैं कितना समझाता हूंगा, उनको बैठ कर मैं समझाता हूं कि बच्चों आप ये मिस्टेक जरूर करेंगे, ये मिस्टेक मत करना। 2 दिन के बाद आपका टेस्ट है तो आप एमसीक्यू के लिए भी अच्छे से परफेक्ट टाइम 50% या 60-40 कुछ भी करके एमसीक्यू के लिए प्रॉपर टाइम निकालना। ओके सर, ऐसा ही करेंगे। जब टेस्ट देने बच्चे आते हैं मैं पहले एंटर होता हूं, चलिए पढ़ लिया, थियरी के लिए टाइम कितना दिया, एमसीक्यू के लिए कितना टाइम दिया। आप में से कितने बच्चे ऐसे कि जिन्होंने एमसीक्यू देखा ही नहीं है? बच्चे ऑनेस्टली बोल जाते हैं, मतलब कहते हैं कि सर टाइम ही नहीं मिला, एमसीक्यू देखा ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर देखा लेकिन ऊपर से जल्दी फटाफट 1 घंटे में जितना भी हुआ उतना ऊपर से देख लिया। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि जो दोनों चीजें बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है कि हमको पता होते हुए भी ये चीज सर ने बताई, शायद आपको भी पता होगी कि 90 मार्क्स का जो इंपॉर्टेंस है वो एमसीक्यू का है, फिर भी हम ज्यादा टाइम, ज्यादा फोर्स कहो, प्रेशर कहो, जो भी थियरी पार्ट का ले लेते हैं। समझ रहे हो? और एमसीक्यू के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं देते। अगर आपने 3 घंटे एमसीक्यू किया तो आपको ऐसा लगेगा कुछ इतना आज पढ़ा नहीं है, कुछ इतना मेन, कुछ आउटपुट वाला, कुछ क्रीम अच्छे से वर्क नहीं हुआ है। और 3 घंटे बैठकर कुछ थियरी प्रिपेयर कर ली तो लगेगा यार बहुत पढ़ लिया आज, एमसीक्यू तो हो जाएगा, कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। दूसरी बात, जब आप एग्जाम में पेपर लिखने के लिए बैठते हो तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है? एमसीक्यू। बोर्ड एग्जाम भी जब देने जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा आपको पहले थियरी लिखना है तो पहले थियरी मिल जाएगा, नहीं, आपको फर्स्ट पहले 1 घंटे में आपको सिर्फ एमसीक्यू ही लिखना है। और अगर आपने एमसीक्यू अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए, आपकी एमसीक्यू में अच्छे से ग्रिप नहीं है, तो पहला 1 घंटा आपके लिए इतना डेंजर होगा, आप धीरे धीरे एवरी 5 मिनट, एवरी 10 इंटरनली आप ब्रेक होते जाएंगे, मतलब इंटरनेट टूटते जाएंगे, यार मुझे कुछ नहीं आता, ये मेरे मार्क्स गए,
मतलब कि आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद खुद को प्योरली डीमोटिवेट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 50 एमसीक्यू है वहां से आपको पता चल गया कि यार मेरे 10, 15, 20, 25, 30 भी क्वेश्चन शायद रॉन्ग हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो मतलब कि यार आपको पहले वही एमसीक्यू पार्ट ही आपको फेस करना है और वही पार्ट आपका वीक है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि थियरी पार्ट इजी है लेकिन एमसीक्यू वाले पार्ट में आप इंटरनली इतना टूट चुके हो, इंटरनली इतना डीमोटिवेट हो चुके हो कि इसके बाद थियरी वाले पार्ट में कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। समझ रहे हो? तो जो चीजें इजी है वो भी समझ, तो एमसीक्यू में तो मार्क्स गए, जो पार्ट थियरी के लिए सबसे ज्यादा टाइम दिया था उस पार्ट में आपका कॉन्फिडेंस लो है तो वहां पर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका कम आ रहा है। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम कहां है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ो, प्रॉब्लम कहां है वो समझो। समझ रहे हो कि एमसीक्यू पार्ट कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर अभी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंस तो समझ गए लेकिन हमें एमसीक्यू जस्ट सर इंपॉर्टेंस भी पता है, कुछ बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं पता है या क्या मिस्टेक्स आप करते हो वो मैंने पहले समझाया। अभी इंपॉर्टेंस पता चल गया या पता ही है लेकिन कैसे प्रिपेयर करना है, या तो प्रिपेयर कर रहे लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ग्रिप नहीं आ रही है, या कहो तो सर डर बहुत लगता है। तो ये जो सारी चीजें इनका सॉल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको 4 सिंपल स्टेप्स मैं बताऊंगा। जो रैंकर्स बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे, जो ऑफलाइन में कहो या जो भी बच्चे, या मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्योंकि आप सिर्फ ये 4 स्टेप्स वो फॉलो करते हैं और मैं सभी बच्चों को यही 4 स्टेप्स बताता हूं कि ये 4 स्टेप्स फॉलो करो, आप एमसीक्यू के मास्टर बनोगे, मतलब बनोगे। टेंशन जाएगा ही जाएगा, प्रोसेस में टाइम लगेगा लेकिन टेंशन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टेप ये है कि थियरी के कॉन्सेप्ट आपके परफेक्ट क्लियर होने चाहिए। आप किसी भी कंसेप्ट को देख रहे हो, इसका एक्चुअली में लाइक एज ए एग्जांपल कि भाई आपका SN1 SN2 वाला थियरी है, हेनरी लॉ है, बॉइलिंग या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कंसेप्ट ले लो। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के चेंज होने पर क्या चीजें इंक्रीज होती है, क्या डिक्रीज होता है और क्यों होता है, ये कॉन्सेप्ट परफेक्ट क्लियर नहीं है तो लॉजिक आगे समझ में ही नहीं आएगा। आप रट्टा मारते रहोगे, रट्टा मारते रहोगे। तो कॉन्सेप्ट तो परफेक्टली समझ में आपका आना चाहिए, वो तो आप मान रहे हो। चलिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके कॉन्सेप्ट परफेक्टली क्लियर है। तो इसके बाद सबसे बड़ी जो सेकंड स्टेप में बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो मिस्टेक ये है कि आप खुद के नोट्स नहीं बनाते। आपने थियरी कंप्लीट कर ली, एक पार्ट अच्छा है, फिर डायरेक्ट सीधा आप एमसीक्यू बुक पर चले जाते हो। आपको यह पता नहीं रहता है कि बीच में भाई साहब एमसीक्यू आप सॉल्व करने बैठते हो लेकिन आपके पास ऐसे खुद के अच्छे से नोट्स होने चाहिए कि ये है SN1 में ऐसे होता है, SN2 में ये होता है। आपको कब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, कब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है। समझ रहे हो? E0 पोटेंशियल जब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, EMF सीरीज क्या है, कौन सा रिडक्शन, कौन सा, ये आपको लॉजिक परफेक्टली लॉन्ग कंसेप्ट क्लियर है लेकिन एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक चाहिए। कोई क्वेश्चन में पूरा थियरी डिटेल में सोच रहे हो, इतना टाइम नहीं है भाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो मस्त आपके अच्छे से जबरदस्त एक नोट्स होने चाहिए। आप उस वक्त टेक्स्ट बुक में, पैम्पलेट में, जहां पर भी कुछ अंडरलाइन कर रहे हो करो, लेकिन खुद के 1 2 3 4 5 मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप 50 पेज के नोट्स बनाओ। कोई कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नेम, इसका ये फॉर्मूला है और ये लॉजिक है, यहां से ये इंक्रीज होता है तब ये डिक्रीज होता है। तो ये एरो वगैरह सब कुछ थोड़ा 1 2 कलरिंग पेन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 12 कलर यूज करो, लेकिन 1 2 कुछ कलरिंग पेन वगैरह यूज करो ताकि आपको समझ में कि ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला में यहां पर वॉल्यूम लीटर में लेना है, यहां पर यूनिट ये होना चाहिए। तो कुछ चीजें मार्क करो, कुछ अंडरलाइन करो, एक नोट्स बनाओ। क्यों की अच्छा क्यों बनाना है, क्यों करना है, आप किसी भी टॉपर बच्चे को पूछ लेना। मैंने हर बार बच्चों को पूछा है क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बच्चों से पूछता हूं कि आज आप 10 चैप्टर का फुल सिलेबस के जब एग्जाम होते हैं, 5 चैप्टर 10 चैप्टर या फुल सिलेबस का एग्जाम है, आज आप एग्जाम देने के लिए आए तो कितने बच्चों को सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को रिवाइज करने का टाइम मिला? पहले अच्छे से सॉल्व किया है, गुड, अच्छी बात है, राइट। लेकिन अब इस बार जब 5 चैप्टर का, 10 चैप्टर का या 16 चैप्टर का एक साथ एग्जाम है तो कितने बच्चों को टाइम मिला? बहुत ही शायद कम बच्चे होंगे जिनको टाइम मिला है, मतलब 100 में से एक बच्चा भी नहीं होता जनरली। क्यों? क्योंकि भाई थियरी पार्ट इतना बड़ा है। अगर पर चैप्टर हम सिंपली बहुत ही अच्छे वाले आपने सिलेक्ट किए हुए 100 क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन है तो समझ लो कि आपको 10 चैप्टर का एग्जाम देना है तो 1000 क्वेश्चन को आपको एक बार
क्वेश्चंस को रीड करना है, ऑप्शंस देखना है, इसका सॉल्यूशंस देखना है, तो प्रोसेस करने में समझ लो कि एक क्वेश्चन में आप सिर्फ 1 मिनट का टाइम ले रहे हो, तो 1000 मिनट हुए, 1000 को आप 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे हो गए? तो इतने घंटे एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास एमसीक्यू के लिए नहीं होंगे भाई, थियरी ही आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज्यादा थियरी पर फोकस मत करो, मतलब कि आपका सिंगल चैप्टर, हर बार आप थियरी पढ़ने ही वाले हो, सिंगल चैप्टर है, 2 चैप्टर का टेस्ट है, प्रीलिम है, यूनिट टेस्ट है, पोस्ट प्रीलिम, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कोचिंग के फुल सिलेबस के टेस्ट, बोर्ड एग्जाम, मतलब एक ही चैप्टर की थियरी को आप अब से अलग अलग टाइप के 10 टाइप के टेस्ट में आप प्रिपेयर करने वाले हो। तो इतनी बार थियरी 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 रिपीट होती जाएगी, लेकिन एमसीक्यू को इतने बार रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले, 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले आपके पास मस्त आपके नोट्स होने चाहिए, और वही नोट्स आपको रैंकर बना पाएंगे। क्योंकि नोट्स आपको अच्छे से देख लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि एक चैप्टर के 100 या 200, 400, 500 टोटल 1000 क्वेश्चन सॉल्व करने का आपके पास टाइम तो नहीं है भाई साहब। तो छोड़ना भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो चाहिए क्या? नोट्स। अच्छे से आपके पास मस्त नोट्स होने चाहिए कि बस उनको, और ऐसे नोट्स सब कुछ कवर हो रहा है, बस इतने नोट्स पढ़ूंगा, साला कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इस नोट से बाहर आएगा, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। तो ऐसे मस्त आपके खुद के नोट्स बनाने चाहिए आपको। इसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करना ही, लेकिन मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है, हार्ड वर्कर एंड स्मार्ट वर्कर। मतलब कि आप क्या करते हो, मार्केट से कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी बुक उठा ली जिसमें 300, 400, 500 क्वेश्चन दिए पर चैप्टर, यार उन 400, 500 क्वेश्चन में से तो समझ लो कि 80% क्वेश्चन तो फालतू ही होंगे। मैंने कुछ कुछ बुक्स देखी, 700 क्वेश्चन एक चैप्टर में, उसमें से 500 क्वेश्चन फालतू है जो कुछ भी काम के नहीं है। टेक्स्ट बुक का कोई भी सेंटेंस उठा लो, हर सेंटेंस से क्वेश्चन बनाया आगे से, मतलब एक्टिव में, पैसिव में, फास्फोरस ग्लो इन डार्क, व्हाट ग्लो इन डार्क, फास्फोरस डू व्हाट इन डार्क। अरे यार एक ही टाइप के अलग अलग तरह से आप 4 क्वेश्चन बनाओगे, कोई मतलब नहीं है। कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस होने चाहिए कि भाई साहब आपके पास ऐसे सिलेक्टेड पर चैप्टर 50, 60, 70, मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए कि भाई इतने क्वेश्चंस को मैं करूंगा, उसके बाद कोई ऐसा लॉजिक, कोई ऐसी ट्रिक, कोई भी टेक्निक, कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं बाकी होना चाहिए। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है कि ऐसा आपके पास कोई मटेरियल आपका स्कूल या कोचिंग का होना चाहिए, आपके टीचर्स ने आपको सिलेक्ट करके दिया कि भाई साहब तू इतना कंप्लीट कर, इसके बाद कुछ नहीं बाकी। हाँ, प्रैक्टिस के लिए फिर कुछ भी करो, लेकिन पहले ऐसे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 700 सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, ना तो मेंटल कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, ना तो सिटिंग एबिलिटी मतलब फिजिकल कैपेसिटी भी नहीं है, और टाइम लिमिट भी कैपेसिटी में आ जाता है कि इतना टाइम भी नहीं कि भाई 700 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको, और इतना दिमाग भी स्ट्रांग नहीं है कि भाई इन 700 क्वेश्चन में से ये 100 क्वेश्चन है ना बढ़िया है, बस इतना ही कर। क्योंकि आपके पास भाई ये पहला पहला प्यार है। आज तक आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 11 स्टैंडर्ड तक कभी भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की नहीं है, हर बार थियरी की प्रैक्टिस आपने की है। तो आपको खुद को दूसरे से कैसे अलग बनाना है, आपके साथ जो भी आपके क्लासमेट, आपके कॉम्पिटिटर जो भी है, वो सारे बच्चों के पास फर्स्ट स्टैंडर्ड से 11 स्टैंडर्ड तक, मतलब कि 11 इयर्स का थियरी को रट्टा मारने का एक्सपीरियंस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कि आप 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, वो 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन दोनों को याद है, दोनों एग्जाम में लिख रहे हैं। तो जब मार्क्स देने वाला टीचर कभी भी ये नहीं सोचता कि इसने 5 बार याद किया, 5 बार प्रैक्टिस किया फिर याद हुआ है, इसने 2 बार में याद कर लिया तो इसको पूरे मार्क्स देने, इसको नहीं भाई। आपने एग्जाम में लिखा है, फिर बस सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है, दोनों को 3 आउट ऑफ 3 या 4 आउट ऑफ 4 जो भी है वो मार्क्स देने पड़ेंगे। वहां पर कुछ भी लॉजिक, कुछ भी दिमाग नहीं है। लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू पहली बार आई है, पहला पहला प्यार है, समझ रहे हो। तो किसी भी बच्चों के पास ये एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, उनका मेन रीजन भी यही है कि इतने सालों से आपने कभी भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की है। तो ऑब्वियसली कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लॉजिक, कैसे टेक्निक, कैसे नोट्स बनाने, वो सारी स्किल आप में नहीं है। शायद ये 9 स्टैंडर्ड से होता तो 12 स्टैंडर्ड में आपको एमसीक्यू से डर नहीं लगता, लेकिन भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड से 11 स्टैंडर्ड तक है जो एग्जाम पैटर्न है प्योर थियरी पैटर्न, और डायरेक्टली 12 स्टैंडर्ड में एमसीक्यू आ गए। 2-3 महीने से एमसीक्यू में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे, लेकिन अब जाकर पता चला कि सर यार एमसीक्यू में तो वार्ड लगने वाले कुछ हो नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज द ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक सक्सेस का एक पार्टी है, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन अब ये फेल तो हुआ ना,
तो मेन रीजन यही है। तो आपको दूसरे से खुद को बेहतर कैसे बनाना है, तो भाई आपके पास सब कुछ अच्छी चीजें, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, आपके अच्छे से मस्त नोट्स होने चाहिए, ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो कि भाई इतने क्वेश्चंस करूंगा, काम खत्म। मेरे पास जब टाइम होगा 5 घंटे का मेरे पास टाइम है, तो मैं 2 या 3 घंटे थियरी में दूंगा और बाकी के 2-2.5 घंटे में प्योर एमसीक्यू के लिए दूंगा। तो वो 2-2.5 घंटे में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, वो 500 वाले, वो 600-700 वाले नहीं, मेरे पास ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए। कितने, 50, 60, 70, 100 जितने, कि भाई बस उतने क्वेश्चंस करूंगा, उसके बेस पर सारे कोई भी क्वेश्चंस लेकर आओ, सब क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट बट नॉट, मतलब सिंपल वाला स्टेप नहीं है, डेंजर वाला स्टेप है और बहुत ही काम का है, मतलब लास्ट है लेकिन फालतू नहीं है। क्या है, सॉल्व पीवाईक्यूज। अक्सर मैंने बच्चों को देखा ये नहीं करते बच्चे, उनको एग्जाम का क्या लेवल है वही नहीं पता चलेगा। समझ लो कि भाई कहां पर पॉलिटिक्स या बिजनेस नहीं है, मतलब कि समझ लो कि आपके स्कूल या ऑफलाइन के जो टीचर्स है वो मटेरियल दे रहे हैं, या तो कोई पब्लिकेशन वाले बुक बना रहे, तो उनको क्या करना होता है कि भाई मेरी बुक दूसरी बुक से अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्वेश्चंस का लेवल अप करना पड़े। मतलब कि भाई एक्चुअली एग्जाम का लेवल इतना अप नहीं है, लेकिन मैं एज ए टीचर बहुत ही जबरदस्त हूं, मैं एज ए ऑथर बहुत ही जबरदस्त हूं, या एज ए पब्लिकेशन में बहुत ही जबरदस्त, मार्केट में टॉप पर रहना चाहिए, बच्चे हमारे क्वेश्चंस देखकर डरने चाहिए, सभी बच्चों में ऐसा होना चाहिए कि भाई ये बुक या ये टीचर या ये पब्लिकेशन जबरदस्त है। तो ऑब्वियसली ऐसा हो भी सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर ऐसे होते कि सिर्फ उस मटेरियल का, उन ऑथर का, उन पब्लिकेशन का, या उन टीचर का, या उन स्कूल का, सिर्फ ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए, मार्केट में सिर्फ एक न्यूज लेने के लिए कि भाई बहुत ही डेंजर वाला पेपर था। हाँ, जो रैंकर बच्चे हैं उनके लिए, प्रैक्टिस के लिए, उनका आईक्यू, ब्रेन पावर स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, एक वो भी एक इंटेंस हो भी सकता है। लेकिन मैं मिक्स बात कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें इसलिए समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में परफेक्टली क्लियर होना चाहिए कि भाई हमारे एग्जाम में इस लेवल के इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले मुझे इस लेवल के इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके बाद टफ वाले क्वेश्चंस करो, वो आपके ऊपर है। फिर ऑथर ने, टीचर ने, स्कूल ने, पब्लिकेशन ने जिसे भी इंटेंस से बढ़ाया, वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। हमको तो हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो करो, इंटेंस जो भी हो सकता है। लेकिन मैं इसलिए ये समझा रहा हूं कि आपको तो पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि सर ये वाले क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहे, रो रहे, फिर मैं बताता हूं कि यार ये तो सिर्फ आपको अप लेने के लिए, थोड़ा ऊपर लेने के लिए, आपका लेवल बढ़ाने के लिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़े, थोड़ा आपको ऐसा लगे कि यार मेरा और फंडामेंटल नॉलेज स्ट्रांग हो, इसलिए सारी चीजें। एक्चुअली में एग्जाम में इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का लेवल क्या है। तो दिस इज द लेवल ऑफ एग्जाम, और इसके ऊपर वाले ये जो सारे टफ क्वेश्चन है मैं सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। तो मैंने 4 सिंपल स्टेप्स बताए, लेकिन आप बोलेंगे सर समझा तो दिया सब कुछ क्लियर, लेकिन ये सब कुछ चीजें मुझे मिलेगी कहां से। कोई बात नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन का एक और भी सॉल्यूशन मुझे देना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन का भी सर सॉल्यूशन दो। तो कोई बात नहीं, मैंने जो भी सारी चीजें बताई है, देखो आपके लिए हमारे इस क्रिएटिव केमिस्ट्री चैनल पर एमसीक्यू वन शॉट ऑलरेडी अवेलेबल है। ये जो सारे वीडियोस है, कुछ सैंपल्स के यहां पर है, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेलो अल्केन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कुछ सैंपल्स के मैंने यहां पर सिर्फ थंबनेल रखे हुए, चैनल पर सब कुछ अपलोडेड। ये क्वेश्चंस मैंने ऐसे, सब कुछ ऐसे कि भाई मैंने पर चैप्टर 20, 25, 30 ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए कि भाई कोई बच्चा कुछ भी, हाँ ये दिस इज नॉट ए परफेक्टली इनफ, मतलब कि 100% इसके बाद और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं कि जिन्होंने 700, 500, 300 क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास ऐसे सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन भी नहीं कि सिर्फ मैं इतना करूंगा तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, और मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए कि भाई सिर्फ उन 20, 25, 30 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। हर टॉपिक से ऐसे क्वेश्चंस मैंने इन सारे वीडियोस में कवर किए कि बस उतने क्वेश्चंस देखो, चैप्टर के सारे लॉजिक आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए और कुछ भी करो, करना ही चाहिए, करना भी पड़ेगा ही। लेकिन ये चीज ऐसी है कि भाई जिस बच्चों में कुछ भी कैपेसिटी नहीं है, या टाइम नहीं है, या फिजिकल मेंटल कैपेसिटी नहीं है, कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इतने वीडियोस आप देखेंगे मैंने हर चीज, इसमें हर चीज मतलब सिलेक्टेड एमसीक्यूज, सर नोट्स, हर क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करवाता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं ट्रिक भी बताता हूं,
राइट, कि ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने चाहिए, ऐसे सॉल्व करने चाहिए। फिर इसके बाद देखो ये गुजरात बोर्ड के पीवाईक्यूज, सर पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज का है ही, देखो यहाँ पर हेलो अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड कुछ सैंपल है। गुजकेट के देखो ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब कुछ मतलब गुजकेट के पीवाईक्यूज, ये फ्री योद्धा बैच ही हमारी, राइट, इसके वन शॉट है। गुजरात बोर्ड के पीवाईक्यूज के वन शॉट है, एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, तो इतना सारा सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो ये सारी फ्री बैचेस, फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, थोड़ा यूट्यूब मतलब एक तरह का समुंदर जैसा, इतना बड़ा समुंदर है, तो इसमें आपको पूरा क्रॉस करके जाना है अपने दम पर, तो थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा लगेगा, राइट। आपको खुद से सब कुछ पूरे यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज कहां पर है, अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा आपको खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। जिन बच्चों को भी खुद से सब कुछ नहीं करना होता है, तो ऑब्वियसली ये सारी फ्री चीजें है। इसके साथ आप सबको पता है कि हमारा 12th बोर्ड प्लस गुजसेट के लिए एक मस्त महारथी बैच 2.0 हमने इस बार लॉन्च किया है, जहां पर 1000 का भी इस बार डिस्काउंट चल रहा है अब तो रक्षाबंधन। तो ये डिस्काउंट ऑफर मतलब हमने 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, फिर हमने एंड नहीं किया, चलो चला देते हैं बच्चों के लिए। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कनेक्ट हो रहे, क्योंकि हमारा गुजरात बोर्ड जो भी है, तो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कहो या सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे चैनल है, गुजराती मीडियम के लिए भी बहुत सारे चैनल है। बीच में फंस गए हमारे गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर चीजें नहीं है। तो ये देखो इसके पहले जो है, तो ये जो सारा कंटेंट है ना, तो जो बीच में हमारे फंसे हुए जिनके लिए कोई चैनल नहीं है, गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रॉपर गुजरात बोर्ड की स्टाइल में प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, कैसे पीवाईक्यूज, तो इसके लिए कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। तो सारे सीबीएसई के लिए या तो गुजराती मीडियम के लिए, लेकिन गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बीच में लटक गए, उनके लिए कोई अच्छा सा कोई चैनल नहीं है। तो भाई हमारा चैनल इसीलिए है। तो ये सारी चीजें तो है, लेकिन इसके साथ में हमारी गुजरात की फर्स्ट वीडियो बुक्स है। इन वीडियो बुक्स में फ्री में सब कुछ अवेलेबल ही है यूट्यूब पर, लेकिन ये यहां पर सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में, कि जो बच्चे ऐसे कि जिनको लगता है कि भाई मेरा 12th साइंस है, मेरे पास अभी 5-6 मंथ ही है, इसमें मैं यूट्यूब पर सब कुछ सर्च करने जाऊंगा, अपने हिसाब से सब कुछ नोट्स बनाने जाऊंगा, या तो अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा, तो बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में है कि भाई आप एप्लीकेशन, हमारी जो क्रिएटिव केमिस्ट्री है, वहां से बोर्ड प्लस गुजसेट का जो कोर्स एक्चुअली प्राइस 3999 है, यहां पर सिर्फ 2999 में भी ये कोर्स अवेलेबल है, कि जहां पर आपके मस्त नोट्स, निंजा नोट्स, बहुत ही हमारी निंजा नोट्स फेमस है। तो ये निंजा नोट्स वहां पर इस कोर्स में आपको मिल जाएगी, कि पर चैप्टर, बस मैंने वो जो बताया था ना, कि एक ऐसी नोट्स कि जिनको आप पढ़ के एग्जाम जब देने जाएंगे तो सब कुछ उस नोट्स के अंदर होना चाहिए। तो ये नोट्स है। इसके बाद इस नोट्स के बेस मैंने जो बताया था कि भाई सिलेक्टेड आपके पास ऐसे 50 to 100 क्वेश्चन होने चाहिए, तो यहां पर कॉन्सेप्ट बूस्टर में वही 50 to 100 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन को, जैसे फ्री बैच मैंने योद्धा बैच है, इसमें भी हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में सॉल्व करवाता हूं और वो टेक्निक बताता हूं, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जो यूट्यूब पर है और इसमें थोड़ा फर्क ये रहेगा कि वहां पर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 4-6 महीने पहले, 1 साल पहले का, तो वहां पर कुछ लाइव थोड़ा आपको फील नहीं रहेगा। मतलब कि ये कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या मिस्टेक्स बच्चे पहले करते थे, अभी आप क्या मिस्टेक करोगे, अभी नई पैटर्न में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए, नई ब्लूप्रिंट आई तो क्या, तो ये कुछ एक लाइव बैच रहता है, पूरा लाइव क्लासेस है। तो यहां पर पीवाईक्यूज है, टेस्ट सीरीज है, गुजसेट है, नीट है, सब कुछ थोड़ा लाइव चलता है डेली। अभी इस साल के हिसाब से आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए वो गाइडेंस मिलता है। वो फर्क कितना है, इतना फर्क है कि भाई आपको कुछ योगा कुछ भी करना है, प्राणायाम योगा, तो YouTube पर बाबा रामदेव के हजारों वीडियो अवेलेबल है, तो उसे सीखकर आप कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम बड़ी है और आपको लग रहा है कि भाई मुझे कुछ पर्सनल मेंटोर चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो योगा या प्राणायाम कर रहा हूं मेरी इस प्रॉब्लम के लिए ही है, मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, तो वो कौन मुझे डेली टू डेली ट्रैक करेगा। मुझे सब कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए कि पहले आप ये करो, इतने दिन तक आप ये प्रैक्टिस करो, अभी आपका ये अचीव हो गया, फिर अब ये करो, फिर ये करो, तो कोई मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करके मेरे गोल तक अच्छे से स्मूथली पहुंचा सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज है, और YouTube कुछ मैंने बताया बस वैसी चीज है। डिफरेंस इतना इन दोनों में रहेगा, ये सारी चीजें लाइव रहेगी, तो मतलब लाइव मेरे साथ आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। मैं किसी बच्चों को भी फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसमें कनेक्ट हो। ये सारी चीजें इन सारे वीडियोस में अवेलेबल है ही, तो आप इन सारे वीडियोस से भी आप फ्री में सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये मैंने
सेल करने के लिए या कोर्स बनाने के लिए पहले ऐसे इंटेंशन नहीं बनाया था। इसका मेन इंटेंशन यही था कि भाई मेरे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता था कि ये सारे वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है एमसीक्यू में कि आज जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तब क्या है, तो भाई अभी रिसेंटली चैप्टर पढ़ा हुआ है, टीचर्स हमारे साथ है, सॉल्यूशन बोर्ड पर है, सर कुछ ना कुछ बोल के हमें सिखा रहे हैं, लेकिन 4-6 महीने के बाद वही बच्चे उन्हीं सॉल्यूशंस को जब देखते हैं तो ना तो रिसेंटली वो चैप्टर पढ़ा है, ना बोर्ड पर कुछ उनके पास लिखा हुआ होगा, ना तो ये सर है, ना उनकी आवाज है तो सिर्फ क्या, तो उन्होंने जो भी एक शीट रहती है ना उनके पास, वहां पर पेंसिल से छोटे छोटे अक्षरों में कुछ उस वक्त उनको जो भी समझ में आया वो चीजें लिखी है। तो अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ वो चीजें, तो बच्चे 4-6 महीने के बाद उससे समझ नहीं पाते, उनको रिवाइज नहीं कर पाते। तो सभी बच्चों में ये टैलेंट नहीं होता कि भाई अपने हिसाब से मस्त नोट्स बनाए। तो सभी बच्चों को यार सेम टाइप की ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी, तो बस उस चीज के लिए हमने ये कोर्स, मतलब उस वक्त मैंने बच्चों के लिए नोट्स बना दिए, उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस बना दिए, उनके लिए पीवाईक्यूज ले लिए, उनके सारे वीडियो सॉल्यूशन, सारी ट्रिक्स, सब कुछ एक पैकेज बना दिया कि जिसको एमसीक्यू में मास्टर बनना है बस उस बच्चे को इस पैकेज में इन्वॉल्व हो जाओ, बस इसे फॉलो करते रहो, आपका काम हो जाएगा। और बच्चे काफी इससे खुश है और इसका सब कुछ बहुत सारा बेनिफिट है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसको ऑनलाइन भी ले आते, ऑनलाइन वाले बहुत सारे बच्चे पूछ रहे, तो काफी नॉमिनल प्राइस में हम इसको भी ऑनलाइन ले आए थे, राइट। तो ये मैंने कैसे आप एमसीक्यू में मास्टर बन सकते हैं उसका पूरा लॉजिक समझा दिया। उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल मैंने करवा दिए, और आपको पेड बैच में सिर्फ नॉमिनल फीस पे कर आपको एनरोल होना है तो आप एनरोल भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बाद अभी नेक्स्ट क्या वीडियो आने वाला है, तो पर चैप्टर कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई ये चैप्टर है आपका हेलो अल्केन हेलो एरीन, तो इसमें से कौन सा टॉपिक ऐसा है कि इतने सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी टॉपिक से आया है। नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक तो मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स एमसीक्यू के लिए नेक्स्ट आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम आएगी, बोर्ड एग्जाम आएगी, तो इनके लिए आपको ईयर वाइज मोस्ट आईएमपी थियरी पर चैप्टर मिल जाएगी। इस चैप्टर से लास्ट 10 ईयर 15 ईयर से ये क्वेश्चन इन सारे ईयर्स में आए हुए हैं। तो आपको नेक्स्ट अभी कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए, आपकी स्कूल ऑफलाइन कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो ये सारे वीडियो स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद ऑर्गेनिक के कन्वर्जन, रिवीजन सेशन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो बस आप इस चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तब हमें मजा आएगा। मतलब मुझे लगेगा यार यस मैं वीडियो बना रहा हूं तो बच्चों को पसंद आ रहा है, वो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मेन चीज है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तब लगेगा हाँ चलिए भाई बच्चे हमारे पर ट्रस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यार ऑफलाइन का शेड्यूल इतना बिजी रहता है तो इनमें से टाइम निकाल कर ये सब कुछ करना पड़ता है, राइट। तो इसमें व्यूज, सब्सक्राइबर, लाइक जो भी को जो बढ़ेगा तब मजा आएगा ना कि हाँ चलो भाई बच्चे देखते हैं तो यार चलो इनको जरूरत है तो बनाते हैं, करते हैं, नहीं देखते हैं तो नहीं बनाते। तो बस वैसे ही थोड़ा मोटिवेट करते रहिएगा। एंड आपको हमारे कोई भी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे 11 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड के व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक्स अवेलेबल है, तो आप उन ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो लेटेस्ट जो भी अपडेट्स रहेंगे व्हाट्सएप पर मिलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस है, कुछ लार्ज साइज फाइल है, तो वो सारी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक है, और नेक्स्ट नए नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय स्वामीनारायण।